हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हमने मेल का सिस्टम देखा, पार्ट 2 में हम फीमेल का सिस्टम भी देखेंगे। तो कल का रिवाइज करते हैं पार्ट 1 का। तो भाई सबसे पहले तो ये यहाँ जो गैमीट बने हुए हैं, ये ओवम और ये स्पर्म्स, ये गैमीट बनते हैं गैमीटोजेनेसिस की मदद से। गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है, इसके थ्रू स्पर्म जो है जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट की फॉर्मेशन होती है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, वो इम्प्लांट होता है यूटेराइन वॉल में। गेस्टेशन पीरियड चलता है 9 महीने का, बच्चा तैयार होता है, पार्चुरेशन हो जाता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाती है। ये सारे इवेंट प्यूबर्टी के एज के बाद होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी तो उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस थे, एक्सरी डक्ट्स थी, ग्लैंड्स थी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में सिचुएटेड रहते हैं, जहाँ 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहता है बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, और जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन है। अडल्ट में जो टेस्टिस होते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ के हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है उनकी। ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ईच लोब्यूल में 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिनमें स्पर्म फॉर्मेशन होती है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके अंदर लाइनिंग सेल्स होते हैं, उनके अंदर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं। सर्टोली सेल मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर आते हैं तो आउटसाइड रीजन में इंटस्टिशियल स्पेस बोलते हैं उसे, जिसमें इंटस्टिशियल सेल या लेडिक सेल होती हैं और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। लेडिक सेल हार्मोन सिक्रीशन करवाती हैं, एंड्रोजन्स, और फिर जो है स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो डक्ट्स के थ्रू जो है बाहर तक आती है स्पर्म। तो सबसे पहले वो रेडी टेस्टिस में होती है, जाती है, जो टेस्टिस का ही पार्ट होता है रेडी टेस्टिस। वहाँ से फ्रेंशिया टेस्टिस से बाहर लेके निकलती है उन्हें। वहाँ से फ्रेंशिया एपिडिडाइमिस में जाती है, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर पर लूप करती हुई एक डक्ट को रिसीव करती है, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट को रिसीव करती है और फिर वो एक कॉमन डक्ट में जुड़ जाती हैं, जिसे कहते हैं यूरेथ्रा, जो एक इजैकुलेटरी डक्ट की तरह काम करती है। ये सारी डक्ट ये ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को, और बाद में यूरेथ्रल मीटस के थ्रू ये जो है स्पर्म वगैरह बाहर जो है इंसेमिनेट कर दिए जाते हैं। बात करें फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो यहाँ वही डायग्राम दिखा रखा है, लेडिक सेल, एंड्रोजन वगैरह, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। ऊपर जो स्किन होती है ग्लैंड्स पेनिस की, वो 4 स्किन होती है। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होती हैं। बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड जो लुब्रिकेशन का काम करती हैं वो भी पेयर में है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। ये सेमिनल प्लाज्मा में जो कि रिच होता है फ्रक्टोज और कैल्शियम में। आज बात करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो कल का पूरा रिवाइज हो चुका है, अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें ओवरी का पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि लोकेटेड रहते हैं जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थे पेल्विक रीजन में। तो भाई ओवरीज हैं फीमेल में, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी रहती हैं। उसके बाद यूटेरस आता है, सर्विक्स आती है, वेजाइना आता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाहरी पार्ट आते हैं, जो कि सब पेल्विक रीजन में लोकेटेड हैं। These parts of the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of evolution। इनके साथ साथ जो मेमरी ग्लैंड का पेयर होता है वो भी ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर, इन सब प्रोसेसों से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्टेड रहता है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द
फीमेल गैमिट। तो ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ओवम, जैसे वहाँ टेस्टिस थे। एंड सेवरल स्टीरॉयडल हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमन। तो एब्डोमन में ओवरी सिचुएटेड है, हाँ दोनों साइड एक एक ओवरी सिचुएटेड है एब्डोमन में, राइट और लेफ्ट साइड में। ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, जैसे वहाँ 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में थी, यहाँ ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। एंड इज कनेक्टेड टू दी पेल्विक वॉल बाय यूटेरस लिगामेंट, और ये कनेक्ट रहती है पेल्विक वॉल से यूटेरस के लिगामेंट के थ्रू। तो ओवरी का साइज लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर, और ये कनेक्टेड रहती हैं पेल्विक वॉल से, अंदर जो वॉल है उससे कनेक्टेड रहती हैं, एंड यूटेरस से कनेक्ट रहती हैं बाय लिगामेंट्स। तो ये पेल्विक वॉल और यूटेरस से कनेक्ट हैं लिगामेंट्स के जरिए। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, हर ओवरी है दोनों साइड में वो एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड रहती हैं, जो विच एंक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो कि अंदर उनके ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा को एंक्लोज करती है। तो ओवरी का जो लेयर है वो ओवेरियन स्ट्रोमा है, उसे कवर करती है थिन एपिथेलियम। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, जो स्ट्रोमा है ओवेरियन स्ट्रोमा वो 2 जोन्स में जो है डिवाइडेड है। एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। जो पेरीफेरी बाउंड्री साइड पे पूरा रीजन है वो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, जैसे ये पूरा पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स है। इसके अंदर जो इनर है वो मेडुला रीजन है, ये मेडुला रीजन है, और इसके ऊपर जो है थिन एपिथेलियम की लेयर होती है। ये अब अपनी जो है ओवरी तैयार हो गई, ठीक है भाई। इसको हम कर देते हैं डोनेट, ये कर दी किसी को डोनेट। आगे बढ़ते हैं। तो जो स्ट्रोमा होता है वो डिवाइडेड रहता है 2 जोन्स में, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स में और एंड एन इनर मेडुला में। आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं। द ओविडक्ट, ओविडक्ट जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ओविडक्ट्स आता है, दैट इज़ फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस भी जो है एक्सेसरी डक्ट्स में ही आएगा, एंड वेजाइना, ये जो चीज़ हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट को बनाती हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसकी लेंथ दे रखी है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर फैलोपियन ट्यूब जो कि यहाँ तक शो किए हुए हैं ये फैलोपियन ट्यूब हैं, ये इसकी लेंथ जो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और एक्सटेंड करता है फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। ये ओवरी से लेकर यूटेरस तक एक्सटेंड कर रहा है, ओवरी की ये पेरीफेरी पार्ट से यूटेरस तक ये एक्सटेंड कर रहा है, और इसकी लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज अ फनल शेप्ड इनफंडीब्यूलम। जो फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट ओवरी के क्लोज में है, क्लोजर है ओवरी के, उस पार्ट वो होता है फनल शेप्ड का होता है। तो ये पार्ट फनल शेप्ड है ये, और इस पार्ट को कहते हैं इनफंडीब्यूलम। तो वो पार्ट जो क्लोजर टू ओवरी है, फनल शेप्ड है, उसे इनफंडीब्यूलम कहते हैं। द एजेस ऑफ द इनफंडीब्यूलम पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे। तो इसके एजेस पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्हें कहते हैं फिम्ब्रे। तो इन्हें फिम्ब्रे कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम आता है उसे वो कलेक्ट करते हैं। ये क्या कलेक्ट करते हैं, फिम्ब्रे, जो कि एजेस पर हैं इनफंडीब्यूलम पार्ट के। द इनफंडीब्यूलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट। जो इनफंडीब्यूलम है वो एक वाइडर, उसके बाद एक वाइडर पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब में। इनफंडीब्यूलम के बाद एक वाइडर पार्ट आता है और इसको कहते हैं एम्पुला। तो क्लोजर टू ओवरी रहता है इनफंडीब्यूलम, जिसके एजेस में एजेस साइड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिन्हें फिम्ब्रे कहते हैं। उसके बाद एक वाइडर पार्ट आता है, इसे एम्पुला कहते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट इज isthmus हैज़ अ नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंट्स द यूटेरस।
जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का उसे इस्थमस कहते हैं, जिसकी जो ल्यूमन होता है अंदर कैविटी होती है वो बहुत नैरो होती है, पतली होती है, और वो जो है ये पार्ट जो है जॉइन कर रहा होता है यूटेरस को। डायग्राम दिखाते हैं यहाँ। तो ये पार्ट है, ये इनफंडिबुलम है। उसके बाद ये वाइडर पार्ट आता है एम्पुला। उसके बाद एक नैरो रीजन पार्ट आता है, नैरो रीजन, और ये जॉइन कर रहा होता है यूटेरस को। आगे बढ़ते हैं। द यूटेरस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। यूटेरस सिंगल होता है और इसे वॉर्म भी कहते हैं। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर शेप। तो भाई ये पियर होता है ऐसी शेप में कुछ, ठीक है। इसी को हम उल्टा कर दें तो ऐसे करके शेप बनेगी। तो भाई इसी तरह बता रखा है कि इसकी जो शेप होती है वो इन्वर्टेड पियर की तरह होती है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। ये लिगामेंट से सपोर्टेड रहता है और अटैच रहता है पेल्विक वॉल से। द यूटेरस ओपन्स इनटू वजाना। यूटेरस वजाना में ओपन करता है थ्रू अ नैरो सर्विक्स। एक नैरो सर्विक्स से होते हुए ये वजाना में ओपन करता है क्या, यूटेरस। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। और इस सर्विक्स की जो कैविटी है उसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, विच अलॉन्ग विद वजाना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। डायग्राम देखते हैं। व्हाट हैपन। तो भाई ये यूटेरस पार्ट है अपना, और ये है वजाना में ओपन करता है, वजाना में ओपन करता है थ्रू सर्विक्स। और इस सर्विक्स की जो कैविटी है ये कैविटी है सर्विक्स की, इसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाना फॉर्म करते हैं बर्थ कैनाल को। तो बर्थ कैनाल को कौन फॉर्म करते हैं, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाना। तो यूटेरस ओपन करेगा वजाना में थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाना को कहते हैं बर्थ कैनाल। आगे बढ़ते हैं। द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। अब हम यूटेरस की वॉल की बात करते हैं तो उसमें 3 लेयर हैं, उसमें टिश्यू की 3 लेयर से वो जो यूटेरस की वॉल है वो बनी हुई है। जो एक्सटर्नल होती है वो थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। तो भाई एक्सटर्नल अंदर की साइड नहीं देखना, यहाँ इस साइड एक्सटर्नल नहीं देखना, एक्सटर्नल होगी इस साइड, ये ऐसे 3 लेयर हैं। ये था ना यूटेरस का डायग्राम, तो ऐसे 3 लेयर हैं। जो एक्सटर्नल है वो है थिन। एक्सटर्नल कैसी है, थिन है, एक्सटर्नल है। और मेम्ब्रेनस है जिसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो 3 लेयर और टिश्यू से बनी हुई है। जो एक्सटर्नल थिन है मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, एक्सटर्नल लेयर थिन है और मेम्ब्रेनस होती है, इसे पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मिडिल होती है थिक लेयर होती है स्मूथ मसल की, ये मिडिल थिक लेयर है स्मूथ मसल से बनी हुई, इसे कहते हैं मायोमेट्रियम। तो सबसे एक्सटर्नल हुई थिन, मेम्ब्रेनस होती है पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडिल है थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल से बनी हुई एक थिक लेयर है जो कि मिडल पार्ट में है, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और अंदर की साइड इनर ग्लैंडुलर लेयर है एंडोमेट्रियम। यहाँ अंदर की साइड इनर लेयर है, ये इनर लेयर ये ऐसे करके फॉर्म रहती है, ऐसे इनर लेयर है ये। ये लाल रंग ये है। तो इनर ग्लैंडुलर लेयर है कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम कैसी लेयर है, पहली बात ग्लैंडुलर लेयर है एंडोमेट्रियम, दैट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी। जो इसकी कैविटी को, जो अंदर खाली जगह है यूटेरस में, यूटेराइन कैविटी उसकी लाइनिंग कर रही है क्या, एंडोमेट्रियम। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ भाई साहब, ये वही लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिकल चेंजेस शो करती है, वही लेयर है ये एंडोमेट्रियम।
जो कि ब्रेक होती है, फॉर्म होती है, ब्रेक होती है, फॉर्म होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और जो मायोमेट्रियम है, मिडिल थिक स्मूथ मसल लेयर, वो जो है डिलीवरी ऑफ द बेबी के जब होती है तब वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाती है। और ये और भी काम करवाती है, मिल्क इंजेक्शन में भी काम करवाती है, वो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में है। आगे बढ़ते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरिस। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें जो पार्ट है उसके मॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, हाइमन है, क्लिटोरिस है। तो मॉन्स प्यूबिस होता है, वो होता है कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर, जो उस रीजन पे हेयर होते हैं, पहले इस रीजन में प्यूबिक रीजन होता है, वहाँ प्यूबिक रीजन जस्ट अबव वजाना, वो जो रीजन है वहाँ हेयर होते हैं और स्किन है, वो जो है मॉन्स प्यूबिस उन चीज़ों से कवर है। तो एक कुशन है फैटी टिश्यू की, एक फैटी टिश्यू का कुशन है जो कि कवर रहता है स्किन और प्यूबिक हेयर से। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। जो लेबिया मेजोरा हैं वो फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। जो कि मॉन्स प्यूबिस से नीचे वाले पार्ट में होते हैं, डाउन पार्ट में होते हैं, और क्या करते हैं, वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। क्या करते हैं, लेबिया मेजोरा जो कि फ्लैशी फोल्ड्स हैं टिश्यू के, जो कि एक्सटेंड डाउन कर रहे हैं, डाउन पोजीशन पर है मॉन्स प्यूबिस से, और सराउंड करते हैं वजाइनल ओपनिंग को। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया माइनोरा भी हैं, वो भी पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू हैं अंडर दी लेबिया मेजोरा। मतलब लेबिया मेजोरा उनके माइनोरा के ऊपर है, पेयर फोल्डेड टिश्यू उनके जो अंदर की साइड देखेंगे, जो कवर करके रखा है वो है लेबिया माइनोरा, जो भी पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं। द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। जो वजाइना की जो ओपनिंग होती है वो पार्शली कवर्ड रहती है एक मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं हाइमन। तो एक बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है जिससे वजाइना की ओपनिंग पार्शली कवर्ड रहती है। द क्लिटोरिस इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो भाई क्लिटोरिस होते हैं वो टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और वो होते कहाँ हैं, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा के नीचे थे लेबिया माइनोरा फोल्ड्स थे, उनके अपर जंक्शन पे, तो जो फोल्ड हैं अंदर की तरफ, उनके जो अपर जंक्शन पे है वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उन्हें कहते हैं क्लिटोरिस, जो कि जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग है। तो वजाइना को कवर करके रखा है, पहली बात तो मेजोरा और माइनोरा ने, ठीक है, वजाइना को कवर करके रखा है मेजोरा और माइनोरा ने। तो वजाइना में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, तो ऐसे करके उन्हें जो है कवर करके रखा होता है। तो अंदर जब मेजोरा के नीचे माइनोरा है, माइनोरा के अपर एंड पर, अपर जंक्शन पर जहाँ से वो जुड़ी होती है, ऐसे यहाँ मेजोरा के, ऐसे मेजोरा है ये यहाँ, और उसके ऊपर ये अंदर माइनोरा है, ऊपर ये मेजोरा है। यहाँ जो है यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यहाँ अपर जंक्शन पर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं माइनोरा के, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं क्लिटोरिस। तो आगे बढ़ते हैं। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स। जो हाइमन होती है वो जनरली जो ब्रेक होती है वो फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स के दौरान जो है ब्रेक होती है। जब पहली बार जो है कोइटस या इंटरकोर्स होता है, पहली बार सेक्स हो रहा होता है, तो उस दौरान जो है हाइमन ब्रेक होती है।
However, it can also be broken by a sudden fall or jolt. ऐसा नहीं है कि जब ये ब्रोक हो, ये सडन फॉल और किसी जोल्ट की वजह से, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह और किसी सडन फॉल वगैरह की वजह से भी ये ब्रेक हो जाती है। तो इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, और कुछ वुमेन में फर्स्ट कोइटस हो चुका होता है फिर भी जो हाइमन है वो परसिस्ट रहती है, वो जो है टॉर नहीं होती, ब्रोक नहीं होती। इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो भाई हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस से ये चीज़ नहीं कंफर्म बता सकते कि वर्जिनिटी, कि ये एक इंडिकेटर है वर्जिनिटी का कि वर्जिनिटी लूज़ हुई है या नहीं हुई। तो हाइमन एक जो है इंडिकेटर नहीं है इस चीज़ का। हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस से ये चीज़ नहीं पता लगा सकती कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन है इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो वही बात है। अब पीछे जो डायग्राम दिया था उसे देखते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये सबसे बाहर मेम्ब्रेनस पार्ट है, पेरीमेट्रियम थिन, अंदर स्मूथ मसल से बना हुआ थिक मायोमेट्रियम पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाता है वाइल डिलीवरी ऑफ द बेबी। अंदर जो ग्लैंडुलर पार्ट है एंडोमेट्रियम, जो कि साइक्लिकल चेंजेस शो कराता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ऊपर ये पार्ट इसे यूटेराइन फंडस कहते हैं, अंदर यूटेराइन कैविटी है जो लैंड है एंडोमेट्रियम से। ओवरी हैं ये जुड़े हुए हैं इनफंडिबुलम से, फिम्ब्रिया जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं ओवम को। वाइडर पार्ट आता है एम्पुला, उसके बाद थिन नैरो पार्ट आता है इस्थमस जो जॉइंट्स कर रहा होता है यूटेरस को। ये सब फैलोपियन के पार्ट हैं जिसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। जो यूटेरस होता है वो वजाना में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स की कैविटी को कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाना को कहते हैं बर्थ कैनाल। अगला डायग्राम देखते हैं। तो ये साइड व्यू दिखा रखा है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये साइड से दिखा रखा है, जैसे पीछे से जो है ये है रेक्टम, या रेक्टम से ये एनस है, ये आगे ये पार्ट है ये वजाना है, ये वजाना है, ये ऊपर यूटेरस है वॉर्म लाइक इन्वर्टेड पियर शेप, ये आगे यूरिनरी ब्लैडर है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस अपर फैटी रीजन होता है। यहाँ ये यूरेथ्रा दिखाया हुआ है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से जॉइंट है। ये क्लिटोरिस है, ये पार्ट क्लिटोरिस जो कि होता है प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर। टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये लेबिया माइनोरा है, इसी के जंक्शन पर ये अंदर वाला पार्ट लेबिया माइनोरा है, इसी के जंक्शन पर यहाँ जो है क्लिटोरिस प्रेजेंट है। लेबिया मेजोरा है, इसके ऊपर फोल्ड्स हैं, ये अंदर वाले फोल्ड्स थे, इसके ऊपर ये फोल्ड्स हैं लेबिया मेजोरा। ये वजाइनल ओरिफाइस है, ये वजाइनल ओरिफाइस है। तो आप इस पूरे डायग्राम को समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये सर्विक्स रीजन दिखा हुआ है यहाँ, सर्विक्स, इसी कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। और डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दिखा रखा है मेमरी ग्लैंड का। पहले मेमरी ग्लैंड को स्टडी करते हैं। A functional mammary gland is characteristic of all female mammals। तो भाई फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल्स के जो है कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो मेमोरी ग्लैंड है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर जिन्हें हम ब्रेस्ट कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिन्हें ब्रेस्ट कहते हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन करके रखते हैं और
वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो ग्रंथि वाला जो टिश्यू है, वो रहता है ऑफ ईच ब्रेस्ट, वो डिवाइडेड रहता है 15 to 20 मेमरी लोब्स में। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। जो लोब्स क्या जो है 15 to 20 लोब्स हैं हर मेमरी ग्लैंड में, ग्लैंडुलर टिश्यू में होते हैं। वो जो है कंटेन क्या रखते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिन्हें कहते हैं अल्वियोलाई। द सेल्स ऑफ अल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क। जो अल्वियोलाई के जो सेल्स होते हैं, अल्वियोलाई क्लस्टर ऑफ सेल्स को कह रहे हैं, तो उसमें जो सेल हैं वो सीक्रेट करते हैं मिल्क को, विच इज़ स्टोर्ड इन द कैविटीज़ ल्यूमन ऑफ अल्वियोलाई। जो कि उसी अल्वियोलाई की जो कैविटी है ल्यूमन, उसमें स्टोर होता है। तो ये सेल हैं वो सीक्रेट करते हैं मिल्क को, और जो कि स्टोर होता है कैविटी में अल्वियोलाई के ल्यूमन में। द अल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमरी ट्यूबुल। जो अल्वियोलाई हैं वो फर्दर ओपन करते हैं मेमरी ट्यूबुल्स में। द ट्यूबुल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमरी डक्ट। अब जो अल्वियोलाई ओपन करें मेमरी ट्यूबुल में, अब क्योंकि 15 से 20 लोब हैं, तो हर लोब से मेमरी जो है ट्यूबुल आ रहे होंगे, हर लोब से मेमरी ट्यूबुल आ रहे होंगे। जो वो मेमरी ट्यूबुल हैं वो जॉइन करते हैं और फॉर्म करते हैं एक मेमरी डक्ट को। सेवरल मेमरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमरी एम्पुला। अब बाद में ये मेमरी डक्ट भी बाद में सेवरल मेमरी डक्ट जॉइन करती हैं और फॉर्म करती हैं एक वाइडर मेमरी एम्पुला को, एक वाइडर मेमरी एम्पुला डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, विच इज़ कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट। जो कि लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट है, जो कि ओपन कर रही है एट द निपल पॉइंट पे, क्योंकि निपल पॉइंट पे ओपन कर रही होती है। क्या जो कनेक्ट करते हैं मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला वाइडर पार्ट है जो कि कनेक्टेड होता है लेक्टिफेरस डक्ट से, ठीक है। और फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जहाँ से मिल्क जो है निकलता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो ये डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स होता है, ये मेमरी लोब होते हैं 15 to 20, 15 से 20 मेमरी लोब होते हैं, और इनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें अल्वियोलाई कहते हैं। उसके जो सेल्स हैं वो मिल्क सीक्रेट करते हैं और स्टोर करते हैं अल्वियोलर कैविटी में। उसके बाद यहाँ मेमरी अल्वियोलस दिखाए हुए हैं, ये मेमरी डक्ट्स हैं, ये मेमरी डक्ट्स हैं। फिर उसके बाद एम्फला, मेमरी एम्फला बनी, फिर ये एक लेक्टिफायर डक्ट से जुड़ती है, जहाँ से ये निपल है, इसलिए लेक्टिफायर डक्ट आ रही है, और यहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग जो है होती है, एक्सप्रेस होती है। एरियोला और यहाँ पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये मसल दिखा रखी है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये रिब्स हैं, कटेड रिब्स दिखा रखी हैं ऐसे करके, ये ऐसे कटेड रिब्स हैं। ये साइड व्यू, सेक्शनल व्यू लिया है, मसल दिखा रखी हैं बिटवीन रिब्स। तो आप समझ चुके होंगे। तो इसमें जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बना देता हूँ जो मैंने खुद बनाई है, काम कर आती है क्वेश्चन करते टाइम, तो वो आपको मैं बताता हूँ। तो हमें पहली बात तो ये याद रखना है कि जो ब्रेस्ट में जो ग्लैंडुलर टिश्यू हैं वो डिवाइड रहते हैं 15 to 20 मेमरी लोब्स में। पहली बात तो ये हो गई, 15 to 20 मेमरी लोब्स में होते हैं, और उन लोब्स में वो कंटेन कहीं रखते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स को, जिन्हें कहते हैं अल्वियोलाई। तो वो लोब्स कंटेन कहीं रखते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिन्हें कहते हैं अल्वियोलाई। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ट्रिक आपको याद रखनी है, अतदल। कुछ नहीं, वैसे नाम याद रखना है, अतदल। तो भाई कौन सा दल है ये? अतदल है, तो ऐसे याद रखना है। तो अतदल में फिर वो जो है ये है अल्वियोलाई, अल्वियोलाई हो गया। फिर अल्वियोलाई के बाद जो उनमें से डक्ट निकलती हैं वो होती हैं मेमरी ट्यूबुल्स और सेवरल मेमरी ट्यूबुल्स। ये है मेमरी ट्यूबुल्स,
सेवरल मेमोरी ट्यूब्यूल्स ईच लोब से आके फॉर्म करती हैं मेमोरी डक्ट को। मेमोरी डक्ट जो है सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म एक वाइडर पार्ट को फॉर्म करती हैं, जिसे कहते हैं मेमोरी एम्पुला। ये वाइडर पार्ट होता है। तो अल्वियोलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं बहुत सारे, वो जो हर लोब से आते हैं और फॉर्म करते हैं मेमोरी डक्ट को। हर लोब से आने के बाद अब सेवरल मेमोरी डक्ट एक वाइडर पार्ट का फॉर्मेशन करती हैं मेमोरी एम्पुला का, और मेमोरी एम्पुला कनेक्ट करती है एक डक्ट को, जिसे कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफाइड डक्ट से कनेक्ट करती है, जो कि ओपन साइड द निपल पार्ट वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो आपको ये याद रखना है सीक्वेंस के लिए, दैट इज अतदल, अल्वियोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला और लेक्टिफेरस डक्ट। तो याद रखना है आपको अतदल। तो भाई लोगों, अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस जैसे मैंने बताया, गैमेट की जननी सी गैमेट की जननी मतलब गैमेट की सिंथेसिस है ना। तो इसमें सिंथेसिस ऑफ गैमेट होती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन फीमेल्स, जो कि आप लोग जानते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हैं मेल्स में और ओवरी हैं फीमेल्स में, ओवरीज जो प्रोड्यूस करती हैं गैमेट्स, दैट इज मेल्स में स्पर्म्स का और फीमेल्स में ओवम का, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, जो कि हमने स्पर्मेटोगोनिया इसको नाम दिया था, ये वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लाइनिंग सेल्स होती हैं उनमें होता है। दो तरह की होती हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया थी और भाई साहब एक तुम्हारी सटोरी सेल थी। सटोरी सेल जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कर रही है अपना आराम से। तो फिर यही बात है, जो मेल जर्म सेल थी टेस्टिस में, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो स्पर्म का प्रोड्यूस करती है बाई स्पर्मेटोजेनेसिस। अब क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं, जो कि चीज़ भाई पता है कि सब चीज़ प्यूबर्टी पे जो है बिगन होती हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया आता है, जिसे हम सिंगुलरली बात करें, एक के लिए बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे, जो प्रेजेंट रहता है ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि लाइनिंग सेल है तो अंदर की तरफ वॉल पे प्रेजेंट रहता है, जो कि प्रेजेंट रहता है ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे, जो कि मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीज़न के जरिए। तो जैसा कि जानते हो आप लोग, माइटोटिक डिवीज़न में जो जीनोम कंटेंट होता है वो आधा नहीं होता, वो सेम रहता है, बस जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4 हो जाते हैं। तो भाई वो मल्टीप्लाई कर रहा है माइटोटिक डिवीज़न की वजह से, एंड इंक्रीज इन नंबर, और अपने तादाद को बढ़ाता है। क्या चीज़? स्पर्मेटोगोनियम। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज़ डिप्लॉयड। तो हर स्पर्मेटोगोनियम की बात करें तो वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, मतलब उसमें डिप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, कंटेन 46 क्रोमोसोम, ठीक है भाई, 23 पेयर कहते हैं जिन्हें हम। तो इसमें ईच स्पर्मेटोगोनियम होता है, डिप्लॉयड होता है, 46 क्रोमोसोम उसके पास होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया की बात करें, मतलब प्लूरल में बात आई, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल में लिखा हुआ है, तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम किसको कह रहे हैं? पहली बात तो स्पर्मेटोगोनिया को ही कह रहे हैं। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो भाई कुछ मतलब डेवलप कर चुके हैं अपने आप में, जो मतलब बड़े भैया हैं, तो वो कुछ स्पर्मेटोगोनिया की बात हो रही है, तो उन्हें कह रहे हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम थे डिप्लॉयड, जिनमें 46 क्रोमोसोम थे, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उन्हीं स्पर्मेटोगोनिया को कह रहे हैं हम। तो ये भी कैसे होंगे आपके? डिप्लॉयड। तो भाई यही जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, बड़े भैया हैं, ये पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। ये जो हैं मियोसिस का प्रोसेस वो करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं मियोसिस के प्रोसेस में जो जीनोम कंटेंट होता है वो हाफ हो जाता है, मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाते हैं।
और बनते कितने हैं, 1 से 4 बन जाते हैं। माइटोसिस में 1 से 2 बनते हैं और डिप्लॉइड रहते हैं, जबकि मियोसिस में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं और 1 से 4 सेल बन जाती हैं। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, पहली बात तो वो भी है डिप्लॉइड, क्योंकि वो कुछ उन सिलेक्टिव स्पर्मेटोगोनिया को ही कहा जा रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये डिप्लॉइड है। ये मियोसिस प्रोसेस शो करती हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट दी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न करती हैं, क्योंकि मियोसिस में 2 प्रोसेस होते हैं, दैट इज़ मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में जो होता है कंटेंट हाफ हो जाता है, और जो मियोसिस सेकंड होता है वो सिमिलर होता है माइटोसिस की तरह। उसमें जो है सेल का नंबर बढ़ जाता है और वही जो क्रोमोसोम है वो मतलब हैप्लॉइड साइट ही रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो जब कंप्लीट करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न को, दैट इज मियोटिक डिवीज़न होता है रिडक्शन डिवीज़न, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। तो वो पहली मियोटिक डिवीज़न करके 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन करता है। फिर 2 इक्वल सेल मियोसिस सेकंड करती हैं, जिसे मियोसिस सेकंड को हम कहते हैं सिमिलर होती है माइटोसिस के। तो ऐसे करके बाद में 4 सेल जो हैं फॉर्म हो जाती हैं। तो पहले अभी हम यहीं की बात करते हैं। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसने फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट करी, दैट इज रिडक्शन डिवीज़न, और उसने 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनी उन्हें क्या करें हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की जो है फॉर्मेशन हो रही है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच, जिनके पास 23 क्रोमोसोम है। क्योंकि हैप्लॉइड मतलब आधा जो है सेट हो गया, तो पहले क्योंकि 46 क्रोमोसोम थे पर सेल, अब पर सेल जो है 23 क्रोमोसोम है। किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात हो रही है। तो भाई अपना जो स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो डिप्लॉइड हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, जो कि मियोसिस फर्स्ट के बाद बना है, वो हैप्लॉइड होता है, उसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकंड मियोटिक डिवीज़न करता है, मियोसिस सेकंड करता है, जिससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड बन जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मियोसिस सेकंड जो है सिमिलर होती है माइटोसिस के, तो फिर वही 2 से 4 बन जाते हैं, और उनमें से हर एक जो है 2 बनाता है। तो लास्ट में 4 जो है हैप्लॉइड सेल्स जो हैं बन के तैयार होती हैं, तो जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है भैया, तो स्पर्मेटोगोनिया में कुछ सिलेक्ट हो गए स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें हमने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये दोनों होते हैं डिप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न शो करता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के बाद उसके 2 इक्वल सेल्स बनती हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये होती हैं हैप्लॉइड। फिर उसके बाद इनमें सेकंड मियोटिक डिवीज़न होती है, जिससे 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनती हैं, जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, और जो बाद में स्पर्मेटिड्स बनी, ये दोनों चीज़ जो हैं हैप्लॉइड होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स। तो भैया सीधी बात है, स्पर्मेटिड्स में जो कि 4 सेल है, हर सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि जो है सेट आधा हो रखा है, और मियोसिस सेकंड जो है माइटोसिस की तरह होती है, वो और जो है आधा नहीं करेगी, वो यहाँ और क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं करेगी, 23/2 करने लग जाओ तुम, नहीं भैया गलत हो जाएगा। तो what would be the number of chromosomes in spermatids? That is 23. The spermatids are transformed into spermatozoa, that is sperms, by the process called spermiogenesis. ठीक है भाई, अब क्या समझ रहे हो कि जो स्पर्मेटिड्स हैं, अब वो स्पर्मेटिड जो बन गए, 4 सेल बन गए हैप्लॉइड, अब वो ट्रांसफॉर्म करती हैं, अपने आप में जो है बदलाव लाती हैं। छोटे छोटे बदलावों से वो अपने आप को स्पर्मेटोजोआ बना लेती हैं। स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म कहते हैं। अब ये जो अंदर जो स्पर्मेटिड्स हैं, जो स्पर्मेटिड्स हैं, यो अपने अंदर ला रही हैं बदलाव छोटे छोटे। तो भाई इस बदलाव लाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं
स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म की जननी करने वाला प्रोसेस, स्पर्म की सिंथेसिस करने वाला प्रोसेस, क्योंकि यहाँ स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स बनना है, तो स्पर्म की जननी करने वाला प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड्स क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रही हैं एक प्रोसेस के दौरान, और जिस पे स्पर्मेटोजोआ या जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, तो भाई उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद की बात करते हैं, जो स्पर्म है, स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल। तो भाई जैसा कि आपको सर्टोली सेल ध्यान है, तो सर्टोली सेल क्या कराते हैं, इसी जर्म सेल को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं पूरे तरीके से। तो फिर अब जो है स्पर्मियोजेनेसिस हो चुकी है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रखी है, तो भाई फिर से जो है एम्बेडेड करते हैं, फिर से नहीं वो मतलब उसके बाद स्पर्म जो है उनका जो हेड होता है स्पर्म का, मतलब ये स्पर्म में ये हेड रीजन है और ये हेड रीजन है, ये टेल रीजन है। तो जो हेड है स्पर्म का वो जो है जैसे यहाँ दिखा रखा है, ये सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल, इसमें जो हेड है वो एम्बेडेड हो रहा है सर्टोली सेल में। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल, वो सर्टोली सेल में जो स्पर्म का हेड है वो धंस जाता है। एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं जब ज़रूरत होती है, तो ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो भाई स्पर्मियोजेनेसिस में और स्पर्मिएशन में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि जहाँ स्पर्म की जननी है, जहाँ उसकी उत्पत्ति हो रही है असल में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन रहा है, तो वो प्रोसेस हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, जो कि स्पर्मेटिड्स में ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं। उसके बाद जो स्पर्म्स हैं उनका हेड जो है एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है सर्टोली सेल में न्यूट्रिशन के लिए, और जब फाइनली उन्हें ज़रूरत होती है तो वो रिलीज़ होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। उस रिलीज़ प्रोसेस को कहते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। यहाँ स्पर्मियोजेनेसिस नहीं है, यह है स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस के दौरान जो है रिलीज़ हो रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म, तो इस प्रोसेस को कह रहे हैं स्पर्मिएशन। अब जैसा कि आप फिर से रिकॉल करो, फिर वो रिलीज़ कैसे कैसे होते हैं, वो जाते हैं रेटिड टेस्टिस के पास, जो कि ओवरी का ही पार्ट है। फिर ओवरी को लीव करने का पार्ट कराती है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के बाद वो जाते हैं एपिडिडाइमिस में, फिर वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस एक डक्ट को रिसीव करती है सेमिनल वेसिकल से, और फिर ये जो है मिलके एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं, दैट इज यूरेथ्रा, जो कि पूरे पीनस में जा रही होती है, और यूरेथ्रल मीटस के थ्रू जो है पूरा मामला बाहर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई अपना सिस्टम। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो भाई जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, जिस पूरे प्रोसेस के दौरान ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो प्रोसेस था, ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस है। ये जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी की अवस्था पे, प्यूबर्टी की उम्र पे जो है ये शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि इस उम्र पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है हार्मोन्स में, जिनको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इनमें इंक्रीज आ जाती है, इन हार्मोन की बढ़ोतरी हो जाती है उस उम्र पे। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बढ़ोतरी हो जाती है इस उम्र पे, तो GnRH कहते हैं इसको। तो इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है प्यूबर्टी की एज पर। दिस इफ़ यू रिकॉल इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अगर आप इसे याद करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, क्योंकि हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकालता है दो तरीके के, एक होता है रिलीजिंग टाइप, एक होता है इनहिबिटिंग टाइप।
तो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीजिंग टाइप हार्मोन है जो कि आ रहा होगा हाइपोथैलेमस से, तो इसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो भाई जो इंक्रीज लेवल होता है GnRH का, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल, फिर ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो क्योंकि जैसा आप लोग जानते होंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो जो क्योंकि हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है और मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पहले मास्टर के मास्टर से जो है खबर आएगी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ कर कि भाई इस हार्मोन को निकाल रहा हूँ कि तुम्हें अब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालना है। तो ये एक्ट करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एडिनोहाइपोफाइसिस पे, और स्टिमुलेट करेगी सीक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स, और ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का रिलीज करवाएगी और 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सीक्रेशन करवाएगी, दैट इज LH एंड FSH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो भाई 2 हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। LH एक्ट्स एट द लेडिक सेल, LH जो है लेडिक सेल पे एक्ट करता है। तो L से ल्यूटिनाइजिंग और L से लेडिक, तो ऐसे याद रखो जो LH है वो एक्ट करेगा किस पर? लेडिक सेल्स पर। तो याद करो लेडिक सेल्स कौन सी थी? तो लेडिक सेल वो सेल थी जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं, मतलब जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो कि मेन हार्मोन एंड्रोजन सीक्रेशन का काम करवाती हैं। ठीक है, तो जो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एक्ट करता है लेडिक सेल्स पर और स्टिमुलेट और सिंथेसाइज करवाता है एंड्रोजन का। ठीक है भाई, क्योंकि लेडिक सेल एंड्रोजन का सिंथेसाइज और सीक्रेशन करती हैं। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है पहले वो निकलेगा कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो कि L से ल्यूटिनाइजिंग, L से लेडिक, ये एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस में होती हैं। वो जो है इन पे एक्ट करने का ये स्टिमुलेट होंगी और सीक्रेशन करेंगी एंड्रोजन हार्मोन का। एंड्रोजन क्या करता है? स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एंड्रोजन ही वो हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कराने में हेल्प करता है। तो भाई क्योंकि हमने 2 सेल पढ़े थे, मेल जर्म सेल के अलावा 2 सेल पढ़े थे, दैट इज लेडिक सेल और सर्टोरी सेल। तो L से ल्यूटिनाइजिंग, L से लेडिक सेल वर्क करेगा। तो अब बचा कौन सा हार्मोन? दूसरा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, दूसरा कौन सा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH। ये एक्ट करेगा सर्टोरी सेल पे। तो FSH एक्ट्स ऑन दी सर्टोरी सेल्स एंड स्टिमुलेट। तो FSH एक्ट कर रहा है सर्टोरी सेल पे एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो भाई स्पर्मियोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस था? जहाँ स्पर्म की जननी हो रही थी, स्पर्म की सिंथेसिस हो रही थी। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बन रहे थे स्पर्मेटिड्स में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो उन सेल पे वर्क करता है, उन सेल पे एक्शन लेता है जो सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे होते हैं, दैट इज सर्टोरी सेल। अब इस हार्मोन के FSH हार्मोन के सर्टोरी सेल वर्क करने की वजह से वो कुछ ऐसे फैक्टर्स का सिक्रेशन करते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो भाई स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम पिछले पेज वाला डायग्राम एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। ठीक है भैया, तो यह क्या बता रखा है कि डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूबुल का बड़ा करके। तो भाई साहब ये
जो पार्ट है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल जा रही है। इसी में ये लाइनिंग सेल जो है यहाँ हो रखे हैं। लाइनिंग सेल में क्या आते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। ठीक है भाई। मेल जर्म सेल में स्पर्मेटोगोनिया, उन्हीं में कुछ बड़े भैया हैं डेवलप कर चुके हैं जिन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दोनों डिप्लॉयड नेचर के हैं। उसके बाद इनमें मियोसिस फर्स्ट होती है और बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये ऐसा बन चुका है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकंड करता है, मियोसिस सेकंड करता है और बनाता है 4 हैप्लॉइड सेल। ये हैप्लॉइड है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी हैप्लॉइड है। 4 बनाता है जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। ये स्पर्मेटिड्स बने तुम्हारे। ठीक है भाई। और 4 स्पर्मेटिड्स बने जो भी हैप्लॉइड हैं, जो कि एम्बेडेड हो जाते हैं। ये भाई साहब सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल में जो है एम्बेडेड हो जाते हैं। ये यहाँ जैसे एम्बेडेड हो रखे हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस, पहले तो ये स्पर्मेटिड हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में ट्रांसफ़र होता, कन्वर्ट होते हैं। फिर उसके बाद ये एम्बेडेड हो जाते हैं सर्टोली सेल में, और स्पर्मिएशन प्रोसेस के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो भाई कैसा मज़ा आया, अच्छा मज़ा आया तो लाइक करें, देख लेना भाई, कुछ भी कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करेंगे। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो जाहिर सी बात है ये भाई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिसके पास हेड है, नेक है और मिडिल पीस और एक टेल है। तो भाई क्या क्या है इसके पास, हेड है, नेक है, मिडिल पीस के साथ साथ टेल है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। और क्योंकि ये सेल है तो इसकी पूरी बॉडी को कवर करे हुए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जो स्पर्म का हेड है वो कंटेन करके रखता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस को। एक एलोंगेटेड शेप का हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड मतलब उसमें जो है आधा कंटेंट है, उसमें 23 क्रोमोसोम है और उसकी न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, एलोंगेटेड। तो ये स्पर्म का हेड है वो कंटेन करके रखता है एलोंगेटेड न्यूक्लियस को, जो कि हैप्लॉइड है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एक्रोसोम। और जो एंटीरियर पोर्शन है हेड का, आगे वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। द एक्रोसोम इज़ फिल्ड विद एंजाइम। जो एक्रोसोम है, ये देखो भाई, ये है पूरा हेड, ये पूरा हेड है, इसका ये एंटीरियर रीजन है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। पूरी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसके अंदर एलोंगेटेड जो है न्यूक्लियस है, जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल हैप्लॉइड। ये एक्रोसोम है। इसमें जो है एंजाइम्स फिल रहते हैं, इसमें एंजाइम्स फिल रहते हैं दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, जो कि बाद में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा उसमें मदद करते हैं। ठीक है। द मिडिल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्योंकि ये नेक आई, उसके बाद मिडिल पीस आता है, ये इसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो मिडिल पीस में क्या होते हैं, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि काम आती है फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। टेल का मूवमेंट कराने में जो एनर्जी काम आती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू प्रोड्यूस होती है, वो जो है टेल का मूवमेंट कराने में एनर्जी काम आती है। और टेल का मूवमेंट क्यों हो रहा है, टू फैसिलिटेट स्पर्म मोटेलिटी। स्पर्म में मोटेलिटी लाने के लिए टेल का मूवमेंट होता है, असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन।
अब भाई स्पर्म यहाँ से ऐसे मूव करके जा रहा होगा और जब भी तो यहाँ कहीं ओवम से फर्टिलाइजेशन करेगा, तो ये प्रोसेस भी जो है इम्पोर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। द ह्यूमन मेल एजैकुलेट अबाउट 20 से 30 करोड़ स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस। तो भाई एक कोइटस के दौरान जो ह्यूमन मेल है, स्वस्थ, मैं बता स्वस्थ ह्यूमन मेल की बात हो रही है, ऐसे ही नहीं। तो भाई स्वस्थ ह्यूमन मेल की बात हो रही है, वो एक कोइटस के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म यानी 20 से 30 करोड़ स्पर्म रिलीज करता है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, जिनमें से एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। तो ये 100% हैं 20 से 30 करोड़, इनमें से 60% स्पर्म की नॉर्मल शेप और साइज होती है, मतलब बढ़िया तरीके से हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल है, बढ़िया शेप और साइज है 60% स्पर्म्स में। तो 100% में से 60% स्पर्म्स में बढ़िया नॉर्मल शेप एंड साइज होती है। एंड एट लीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटेलिटी। ऐसा नहीं करना कि 60% के अलावा जो 40% है उनमें बढ़िया मोटेलिटी है, बढ़िया चलन शक्ति है, ऐसा नहीं समझना। नहीं, 100% में से जो 60% निकले हैं जिनकी बढ़िया शेप और साइज थी, बाकी 40% बेकार रद्दी माल बेकार है ये। तो ये 40% बेकार, जो 60% निकले जिनकी नॉर्मल शेप साइज है, इन 60% का भी 40% निकालेंगे तो उसकी नॉर्मल शेप एंड साइज के साथ उसमें बढ़िया मोटेलिटी भी होगी। उनमें से भी कोई एक हीरा होगा जो जाके ओवम से जुड़ेगा और फर्टिलाइजेशन होगी, ज़ायगोट बनेगा, बच्चा बनेगा, इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है, और जो है प्रेगनेंसी चलेगी 9 महीने की और पार्चुरेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो भाई समझे, तो 20 से 30 करोड़ में 40% बेकार रद्दी, 60% बढ़िया नॉर्मल शेप एंड साइज के, जिन 60% में से 40% मस्ट शो विगरस मोटेलिटी। आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए, ये मिडिल पीसेस में माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं भर के, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे इसकी मोटेलिटी के लिए। तो ये बात याद रखनी है। तो असल में मोटेलिटी के लिए क्या चीज़ काम आ रही है, टेल या मिडिल पीस के माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई मिडिल पीस में से एनर्जी निकल रही है जो कि स्विमिंग के लिए काम आ रही है, और टेल का मूवमेंट भी करा रही है एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। तो स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलने के बाद सेमिनिफेरस डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो इनका सिक्रीशन हो रहा है, जो ग्लैंड्स थी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, जो ग्लैंड्स हैं और जो डक्ट्स हैं, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस जैसे, इनके सीक्रेशन से, जो कि एसेंशियल है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन। जो सेमिनल ग्लैंड से जो सेमिनल प्लाज्मा निकलता है, सेमिनल वेसिकल में से जो सेमिनल प्लाज्मा निकलता है, वो स्पर्म के साथ मिलकर सीमन की फॉर्मेशन करता है। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सरे डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स। तो इनके जो फंक्शन हैं डक्ट के और ग्लैंड के, वो मेंटेन होते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, इसका नाम है एंड्रोजन, उसकी वजह से ये मेंटेन होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। तो मैच्योर फीमेल गैमेट की जो प्रोसेस होती है उसे oogenesis कहते हैं, ठीक है। तो oogenesis जिसमें फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। यहाँ से जो हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब पार्ट 3 में यहाँ से जो है कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लंबी हो गई पर कोई बात नहीं, कल की छोटी भी थी, तो
मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। धन्यवाद और पढ़ते रहिए भाई, मज़े करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।